Hey guys, welcome back. In today's session, we'll see principle of insurance. Let me tell you first what is principle of insurance. You just tell me, is there any game which is played without any rule? Yes, there is no any game which is played without any rule. For every game, there are rules, and the game is played according to the rule. In the same way, for every type of insurance, whether it is life insurance, whether it is fire insurance, whether it is marine insurance, for all types of insurance, there are some rules. And those rules we are going to see here in the form of principle of insurance. So let us begin with the principle of insurance. But before I tell you something regarding the principle of insurance, you make it sure that you are definitely going to understand the whole things what I'll be telling you in this video. मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड. So let's begin. First principle is principle of utmost good faith. Now, according to this principle, according to this rule, insurance company says that both the parties, insured as well as insurer, both the party should provide complete information to each other. Nothing should be hidden. Insured should not hide anything, as well as even insurer should not hide anything. Full fact information should be disclosed. Second point is principle of insurable interest. According to this principle, according to this rule, insurance company says that the person who is going to obtain insurance policy, that person should have some financial benefit on the subject matter which is going to be insured. इंश्योर्ड जो है, जो पर्सन इंश्योरेंस लेने वाला है, उसका सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करना है, जो गुड्स का इंश्योरेंस करना है, उसके ऊपर कुछ तो फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए. अगर वो गुड्स या प्रॉपर्टी के ऊपर आपका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, एक कोई कार है, अनयूज्ड कार है, ऑलरेडी बंद पड़ी हुई है, तो ऐसी कार के ऊपर तो मेरा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है ही नहीं. तो ऐसे गुड्स या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं. ओनली दोज गुड्स और प्रॉपर्टी कैन बी इंश्योर्ड ऑन विच आई विल हैव सम फाइनेंशियल बेनिफिट. नंबर 3, principle of indemnity. Indemnity, the word indemnity means to put the insured in the same position where he was before occurrence of loss. लॉस होने के पहले की जो कंडीशन में था, इंश्योर्ड को वापस से उसी कंडीशन में रख देना है. लॉस होने के बाद की पोजीशन है, बाद की कंडीशन है, और ये लॉस होने के पहले की कंडीशन है. सो इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करके लॉस होने के बाद भी आपको लॉस होने के पहले की पोजीशन में रख देगा. जब इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन के पैसे देगा, सो विद दैट अमाउंट यू कैन अगेन परचेज द रॉ मटेरियल एंड अगेन यू कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग. सब कुछ गाड़ी अपने आप लाइन पर आ जाएगी विद द मनी, विद द कॉम्पेंसेशन अमाउंट. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस में लॉस का कॉम्पेंसेशन होता ही नहीं. किसी के लाइफ का आप क्या वैल्यू लगाएंगे? So that's why this principle is not applicable for life insurance. Next is principle of subrogation. Principle of subrogation. According to the principle of subrogation, insurance company will take possession of all the damaged property if damaged property or goods has some money value. वो गुड्स, वो डैमेज प्रॉपर्टी, वो डैमेज गुड्स, अगर उसका कुछ मनी वैल्यू है,
तो इंश्योरेंस कंपनी विल टेक ओवर द पोजीशन ऑफ गुड्स, गुड्स का पोजीशन इंश्योरेंस कंपनी ले लेगा। नो डाउट आपको कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा। ऐसा क्यों करेगा इंश्योरेंस कंपनी? डैमेज प्रॉपर्टी गुड्स का पोजीशन क्यों ले लेगा इफ इट हैज सम मनी वैल्यू? क्योंकि अगर वो गुड्स, वो प्रॉपर्टी का कुछ मनी वैल्यू है, तो आप उस गुड्स या प्रॉपर्टी को वापस से मार्केट में बेचकर आप डबल बेनिफिट ले लेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा लिया वो गुड्स का, और जो लॉस हो गया था, और उस गुड्स को मार्केट में बेचकर उससे भी पैसा ले लिया। सो डबल बेनिफिट विच इंश्योरेंस कंपनी वोंट मेक इट। सो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पेंसेशन देने के बाद वो प्रॉपर्टी, डैमेज प्रॉपर्टी का पोजीशन इंश्योरेंस कंपनी ले लेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट प्रिंसिपल, that is principle of contribution. According to the principle of contribution, you can obtain insurance policy from two or more than two insurance company. When is this done? When can we obtain policy from two or more than two insurance company? When amount of subject matter is big. जब सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट बहुत बड़ा है तो हम लोग दो या दो से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं। अब इसमें एट द टाइम ऑफ कॉम्पेंसेशन हमको अमाउंट कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का लॉस हुआ है, इससे भी 10 लाख और इससे भी 10 लाख, नो। इफ अमाउंट ऑफ लॉस इज 10 लाख, सो आई विल गेट 10 लाख ओनली, बट ये दोनों ही कंपनी कंट्रीब्यूट करके मुझे 10 लाख दे देगा। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। बेनिफिट यही है कि जब अमाउंट बड़ा होता है कॉम्पेंसेशन का, तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉम्पेंसेशन देने के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस सेज दैट आफ्टर द गुड्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, वंस गुड्स और प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, you should take all necessary steps, all necessary precaution, all necessary actions to protect the goods from loss or damage. Or you should try to avoid the risk. आपको जो भी गुड्स में होने वाले रिस्क है आपको उसको मिनिमाइज करने चाहिए, उसको अवॉइड करने चाहिए इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस हो जाने के बाद भी। अगर आपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी एक्शंस, नेसेसरी स्टेप्स, नेसेसरी मेजर्स अगर नहीं लिए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। आप सोचते रहेंगे उनको पता कैसे चलेगा? पेशेंट बीमार है, डॉक्टर को पता कैसे चलता है? इन द सेम वे इंश्योरेंस कंपनी के पास भी एक्सपर्ट्स लोग हैं जो कि फाइंड आउट कर लेते हैं क्या? द कॉज फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट इज कोसा प्रॉक्सिमा। ना क्या होता है स्टूडेंट, आपने गुड्स इंश्योर्ड कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट में आपने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये लॉस से गुड्स लॉस हुआ तो आई शुड गेट कॉम्पेंसेशन। आपने स्पेसिफाई कर दिया लॉस, कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया आपने लॉस होने का। बट जरूरी है क्या फ्यूचर में वही कंडीशन अराइज होगा जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया है? फ्यूचर में तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। सो देयर कुड बी सो मेनी कॉजेस, there could be so many causes for the loss of goods, there could be so many reasons for the loss of goods. Here whenever there are so many reasons, here at this case, at this moment, only that cause is considered which is nearest cause. That means nearest cause for the loss of goods will be considered while calculating amount of compensation. I'll give you one example. वो शिप जो कि पूरे मैंगो से भरा हुआ था, वो शिप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा था थ्रू मरीन वेज, और सपोज मरीन वेज में शिप कोलाइड हो जाता है, किसी बहुत बड़े रॉक से शिप कोलाइड हो जाता है एंड ड्यू टू कोलिजन शिप डिले हो जाता है, और शिप के डिले होने से जो मैंगो का जो क्वालिटी है वो डाउन हो गया, मैंगो थोड़ा सा सूख गया, मैंगो थोड़ा अनफिट हो गया खाने के लिए। Now here what was the reason for the loss of mango? Delay या फिर collision? तो मैंगो के लॉस होने का रीजन था डिले। तो अगर आपने डिले रीजन स्पेसिफाई किया कॉन्ट्रैक्ट में
तो कॉम्पेंसेशन विल बी गिवन। अगर डिले रीजन स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। सो इन दिस वे फॉर द लॉस ऑफ गुड्स नियरेस्ट कॉज is considered while calculating amount of compensation। मैंगो के लॉस होने का रीजन शिप का टक्कर होना नहीं था। शिप के टक्कर होने से मैंगो का नुकसान नहीं हो जाता है, मैंगो टाइम ज्यादा लगने की वजह से लॉस हुआ था। सो इन दिस वे आई हैव फिनिश्ड all the principle of insurance